हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम क्रॉस टीवी सीरीज की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्रॉस टीवी सीरीज की कहानी की शुरुआत क्रॉस और जॉन की डबल डेट से शुरू होती है, जहां पर एलेक्स अपनी वाइफ मारिया के साथ तो वहीं जॉन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जब मारिया और उसकी गर्लफ्रेंड उनसे टाइम मांगकर फ्रेश होने के लिए जाती हैं तो खड़ी कर रहा है। क्रॉस और जॉन जब सोच सुनकर वहां पे पहुंचते हैं तो उसकी वाइफ को किसी ने गोली मार दी होती है। वहीं उसका स्कार्फ भी गायब होता है। फिर 1 साल बीतने के बाद जब क्रॉस पुलिस स्टेशन में बैठकर एक ऐसे किलर की पूछताछ को सुन रहा होता है जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का कत्ल किया होता है, लेकिन जब वो इस जुर्म से इनकार करते हुए डिटेक्टिव अकबर पे रॉड झाड़ते हुए उसे मैकबेथ नॉवल की एक लाइन को कोट करके जिंदगी के दुखों से मुझे अब एक बुखार सा चढ़ गया है, काले होने का इल्जाम लगाकर जब उसे बहस करने लगता है तो अकबर का जहां पेशेंस जवाब दे जाता है तो मैसी जब उसके बिहेवियर की वजह से उसके ऊपर भड़कने लगती है तो अकबर जब उन्हें ये बताता है कि वो कभी भी अपने जुर्म को नहीं कबूल करने वाला है। क्रॉस उनके बीच में कूदते हुए बताता है कि उसने पहले ही जुर्म को कबूल कर लिया है। तो मैसी इस बात को सुनने के बाद जब उसे अंदर भेजती है तो क्रॉस जहाँ इंटर करने के बाद उसे गुस्सा दिलाता है, फिर अपनी बातों में फंसाकर जब उसे ये बताता है कि उसने पहले ही अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। मैंने कुछ कहा ही नहीं है। कहा ना, भूल गए क्या? जिंदगी के दुखों से बुखार। क्योंकि जिस लाइन को उसने कोट किया था वो लाइनें उसके अपराध को और उसके पछतावे को बयां करती हैं। तो जब उसे इस गलती का एहसास होता है तो वो जहां परेशान होकर फिर से कबूल कर लेता है कि उसी ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारा है क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। यह हमें इस केस के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि क्रॉस कितना ज्यादा शार्प माइंडेड है। फिर कहानी हमें एक ऐसे सीरियल किलर के पास ले जाती है जो कि ऐसे लोगों का कत्ल कर रहा है जिनका चेहरा दूसरे सीरियल किलर से मिलता है। फिर अपने स्क्रैप बुक या अपनी बाइबल को पलटने के बाद सैंडमैन की कॉपी करने के लिए एमिर के बालों को कट करने के बाद जहां उसे अपने कलेक्शन में शामिल कर लेता है। फिर उसकी लाश को जब बीचों बीच सड़क पे प्लांट करवाता है तो पास में ही खेलते हुए बच्चों की उसके ऊपर नजर पड़ती है। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी जब उसके कातिलों का नहीं पता चलता है तो उसके परिवार के लोग, ब्लैक कम्युनिटी के लोग पुलिस स्टेशन के आगे जहां धरना देने लगते हैं। वहीं क्रॉस और जॉन जब स्टेशन पहुंचते हैं तो हमेशा की तरह क्रॉस को किसी ने फूल और मैसेज भेजा होता है। वहीं चीफ एंडरसन उसे मैसी के ऑफिस में बुलाकर उसे एमिर का केस इसलिए सौंपती है कि वो एक ब्लैक है। साथ ही यहाँ पे उनकी बातों से पता चलता है कि एमिर पहले किसी गैंग के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन कुछ सालों से इस धंधे को छोड़कर लोगों की मदद करते हुए एक समाज सेवी बन चुका था। जिसके बाद फेका केस पे अपडेट देते हुए बताती है कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। तो क्रॉस और जॉन सारी बातें जानने के बाद उसकी फैमिली के पास जाकर जब उसकी बहन मलका से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एमिर को टाइप 2 डायबिटीज थी, जिसकी वजह से वो कभी भी ड्रग को कंज्यूम नहीं कर सकता था। लेकिन टेबियो या एमिर का दोस्त उनकी पूछताछ से परेशान होकर उनके ऊपर भड़क कर निकल जाता है। वहीं जब क्रॉस उसकी माँ से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि एमिर ने अपना धर्म बदल कर इस्लाम को अपना लिया था। जिसके बाद जब क्रॉस अपनी फैमिली से मिलने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड एली के साथ, जो कि एक चैरिटी फाउंडेशन को चलाती है, उसके एक इवेंट में जाता है तो उसकी मुलाकात एड रापसे से होती है। वहीं दूसरी तरफ जब एलिस की मॉम अपने घर को छोड़कर बच्चों के साथ कहीं पर चली जाती है तो कोई औरत उनके घर में घुसकर मारिया के गायब हुए स्कार्फ को उनके कपड़ों के बीच में रख देती है। फिर उनकी एक फैमिली फोटो लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं अगली सुबह जब सेनन अपनी माँ के साथ कॉफी पी रही होती है तो उसका मालिक जहाँ उसे देखने के बाद उसकी फोटो कैप्चर करता है। वहीं दूसरी तरफ जब क्रॉस और जॉन एमिर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के लिए जाते हैं तो मैश पोटैटोज, पोर्क चॉप्स और एस्पैरागस, साथ में कुछ डेजर्ट भी लिया था।
को जबरदस्ती खिलाकर मारा गया होता है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए जब चीफ उनसे जानने की कोशिश करती है तो क्रॉस ड्रग देने की वजह से और खिलाने की वजह से उसे जहाँ एक मर्डर बताता है तो चीफ उसकी थ्योरी पे विश्वास न करते हुए उन्हें 48 घंटे का वक्त देकर उन्हें सबूत लाने को बोलती है, नहीं तो वो ड्रग ओवरडोज का केस लगाकर या सुसाइड मानकर इस केस को बंद कर देगी। वहीं दूसरी तरफ वो एमिर को अपने स्क्रैप बुक में शामिल करते हुए जब उसके पन्नों को पढ़ता है तो उसने एमिर को वही खाना खिलाया होता है जो उसकी आखिरी मील थी। फिर अपने नए टारगेट आइलीन बुरोनोज या द डेमसेल ऑफ डेथ की हूबहू कॉपी करने के लिए सैनन को चूज करता है। वहीं दूसरी तरफ जब क्रॉस एमिर के केस पे रिसर्च कर रहा होता है तो उसे जहाँ फिर से अपने फेवरेट फ्रेंड का तोहफा और मैसेज मिलता है। फिर वेगा एमिर की रिपोर्ट देते हुए उसे बताती है कि एमिर के आखिरी कॉल के बारे में जानने में उन्हें कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लगने वाला है। लेकिन जब उसके बेटे के स्कूल से स्कार्फ पहनकर आने की वजह से फोन आता है तो क्रॉस को जहाँ वहाँ पे पहुंचकर मारिया के खोए हुए स्कार्फ के बारे में और घर में घुसने के बारे में पता चल जाता है। तो जब वो स्कार्फ को लेकर जॉन से क्विंसी के पास ले जाकर चेक करवाने को बोलता है तो उनकी बातचीत से पता चलता है कि मारिया के कत्ल के बाद ट्रॉमा की वजह से और जॉन के कंप्लेन करने की वजह से उसे 6 महीने घर पे बिताने पड़े थे। तो जॉन जहाँ थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद जहाँ उसकी बात को मान जाता है वही वो अपने घर पे सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करवाता है। फिर एमिर के केस पे लौटते हुए अपनी दोस्त केला जो कि एक स्पेशल एजेंट है उसे एमिर का फोन नंबर देकर उसके लास्ट कॉल के बारे में जल्द से जल्द पता करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब सैनन से दोस्ती करने के लिए किलर एक डेटिंग साइट पे एक फेक प्रोफाइल बनाता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं एड रामसे है। वहीं दूसरी तरफ जब बॉबी को उसका मैसेज मिलता है तो उसके बारे में पता करने पर पता चलता है कि टेबियो उसके ऊपर नजर रखे हुए है। वहीं अगले दिन जब क्रॉस को केला से टेबियो के बारे में मालूम चलता है तो वो लोग घेराबंदी कर जब उससे बातचीत करने के लिए अप्रोच करते हैं तो लेकिन जब क्रॉस उससे बातचीत करते हुए ये कन्विंस करता है कि वो सिर्फ उससे बातचीत करना चाहता है तो टेबो उसे छोड़कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद जब वो लोग उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं तो वहीं बॉबी वहां से निकलकर एड को इन्फॉर्म करते हुए जब उसे समझाता है कि उसे अपने अगले शिकार के लिए रुकना पड़ेगा। एड उसकी बात को न मानते हुए सैनन को जहाँ रिक्वेस्ट भेजता है वहीं उसे समझाता है कि मुझे रोकना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ जब क्रॉस अपने घर पे पहुंचता है तो जॉन उसके बच्चों के साथ खेलते हुए उसका वेट कर रहा होता है। फिर क्रॉस से बातचीत करते हुए बताता है कि क्विंसी को स्कार्फ के ऊपर एक दूसरे शख्स का बाल मिला है लेकिन वो बाल उसे गलती से नहीं मिला है बल्कि वो स्कार्फ से बंधा हुआ था। लेकिन तभी डिलीवरी बॉय उसके तोहफे को छोड़ देता है तो क्रॉस के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसे नहीं मालूम है कि उसे किसने भेजा है। लेकिन जब वो लोग उसके तोहफे को चेक करते हैं तो उन्हें जहाँ उसकी फैमिली की फोटो मिलती है। फिर क्रॉस को फोन करके पूछती है कि क्या वो जानना चाहेगा कि आखिर उसकी पत्नी के आखिरी शब्द क्या थे। तो क्रॉस के पूछने पर वो उसे बताती है कि हम जल्द ही मिलेंगे। फिर जब रात को क्रॉस को किसी की टहलने की आवाज सुनाई देती है तो वो गन लेकर जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसकी बेटी जीनेल किचन से कुछ निकाल रही होती है। सॉरी डैडी, मुझे बस प्यास लगी थी। फिर सुबह होने के बाद जहाँ वो अपनी बेटी से इस गलती के लिए माफी मांगता है। वहीं जब जॉन को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी पड़ास निकालने के बाद उसे बताता है कि टेबियो के जब्त हुए सामान में उन्हें उसका फोन नहीं मिला है। तो वो लोग जहाँ उसे खोजने का फैसला करते हैं। वहीं मैसी को जब ये पता चलता है कि उसने पूरी आधी फोर्स उसके फोन खोजने पर लगा दी है तो वो जब उसके ऊपर भड़कते हुए समझाने लगती है तो क्रॉस की नजर जब प्ले हो रहे वीडियो पे जाती है तो उसे ध्यान से देखने पर पता चल जाता है कि
कि उसका फोन उसकी बीवी के पास है। वहीं दूसरी तरफ वेनेसा या टेबियो की वाइफ अपने बच्चे को अपने दोस्त के पास छोड़कर एमिन के वॉइस मेल के बारे में बताकर किसी ऐसे इंसान को दिखाने के लिए चली जाती है जो उसके पति की बेगुनाही को साबित कर सकता हो। वहीं दूसरी तरफ जब एड सेनन के पास जॉस बनकर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है तो सेनन उसकी प्रोफाइल पिक्चर डिफरेंट होने की वजह से जब उसके ऊपर भड़क कर जाने लगती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने काम की वजह से किसी भी डेटिंग साइट पे अपनी रियल पिक्चर अपलोड नहीं कर सकता है। लेकिन जब सेनन को इस बात पे भी उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है तो वो उससे माफी मांगते हुए उसके साथ ब्रेकफास्ट करने का ऑफर देकर जब उसकी गलतफहमी को दूर करने को बोलता है तो सेनन उसकी बात को मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पॉपी को वेनेसा और फोन के बारे में मालूम चलता है तो वो एड के पास पहुंचकर जब उसे इस बारे में बताकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्रॉस उसके पीछे पड़ चुका है, उसे अपने अगले शिकार के बारे में कुछ देर तक भूलना पड़ेगा। तो एड के रिस्पॉन्स न देने पर जब वो उसके स्क्रीन को देखता है तो एड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी अगली शिकार नहीं है बल्कि आखिरी है। फिर उसे धमकाते हुए जब बताता है कि उसे एक कुत्ते की तरह उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए वेनेसा को ढूंढकर उसका फोन लाना पड़ेगा। तो बॉबी उसे जवाब देता है कि वो उसके दूसरे पालतू कुत्तों की तरह नहीं है। अगर वो इस खेल में उसकी वजह से डूबता है तो वो उसे भी साथ लेकर डूबेगा। वहीं दूसरी तरफ जब नाना डेमन के म्यूजिक कॉन्सर्ट में सिलेक्शन होने की वजह से उससे बात कर रही होती है तो जिनेल या जेनी उनके पीछे खेल रही होती है। लेकिन जब कोई कैमरे के जरिए उससे बातचीत करने लगता है तो मोजा उसके बुलाने पर दूसरी तरफ चली जाती है। वहीं नैना जब उसे ढूंढते हुए पीछे जाती है तो उनके पूछने पर जेनी जब उन्हें बताती है तो मोजा कैमरे को डिस्कनेक्ट कर देती है। वहीं जब क्रॉस को इस बारे में पता चलता है तो उसके पहुंचने पर जहाँ उसे पूरी बात मालूम चलती है। वहीं जब उसकी नजर जमीन के ऊपर पड़ती है तो 15 जनवरी 1:47। ये मरिया की मौत का डेट और टाइम है। इसी बीच जहाँ बॉबी वेनेसा के शॉप पे पहुंचकर जब उसके एम्प्लॉय को धमकाता है तो उसे जहाँ उसके बारे में मालूम चल जाता है। वहीं इधर जब क्रॉस अपने घर पे पुलिस लगाकर वेनेसा की दोस्त मेल के पास पहुंचकर उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी कोई मदद नहीं करती है। लेकिन जब वेनेसा का बेटा अपनी गेम की वजह से फंसा होता है तो क्रॉस जहाँ उसकी मदद करते हुए अगले लेवल को पार करने के बारे में बता रहा होता है तो उसे आईपैड चेक करते हुए ये भी मालूम चल जाता है कि वेनेसा का मोबाइल आईपैड से कनेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ एड सेनन का भरोसा जीतने के लिए जब उसको उसकी मनपसंद जगह पे ले जाकर उससे बातचीत करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए बार बार अप्लाई करने के बाद भी उस जॉब को पाने में 2 कदम दूर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब वेनेसा अपनी दोस्त से बातचीत करने के बाद जब सुपरमार्केट से निकलती है तो बॉबी पहले से ही उसका वहाँ पे इंतजार कर रहा होता है। फिर उसका पीछा करते हुए उसी के होटल में उसी के रूम के बगल में कमरा लेकर जहाँ एंजॉय करने लगता है। वहीं वेनेसा दूसरी तरफ तानिया को कॉल करके जो कि एक रिपोर्टर है उसे एमिर के बारे में बताने की कोशिश करती है तो उसका कॉल जहाँ वॉइस मैसेज पे जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब तानिया उसके मैसेज को सुनकर उससे कॉल करके बातचीत करती है तो वो जहाँ उसकी बातें सुनकर उसके पास आने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी नाना के कहने पर डेमन को जहाँ पियानो क्लास देने के लिए आती है। वहीं क्रॉस को जब कैमरे की फुटेज क्लियर करके मिलती है तो मुझे ये कहना था कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। उसे पता चलता है कि जेनी से बातचीत करने वाला इंसान उसकी वाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। वहीं दूसरी तरफ जब सेनन को उसकी मनचाही जॉब का ऑफर आता है तो एड जहाँ उसे गुड लक बोलता है। वहीं सेनन के पूछने पर वो कंफर्म करता है कि ये जॉब उसके रिक्वेस्ट करने पे ही उसे ऑफर हुई है। वहीं दूसरी तरफ जब क्रॉस एली के पास पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए जब उसके करीब आने की कोशिश करता है तो उसका ट्रॉमा जहाँ फिर से हिट कर जाता है। I'm sorry, मुझे लगा था मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर मैं लेकिन जब केला उसे फोन करके बताती है कि टेबियो के फोन से एक मैसेज भेजा गया है तो जॉन और क्रॉस उसके पास पहुंचकर जब रिसर्च करते हुए उसके लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जहाँ होटल के बारे में मालूम चल जाता है। वहीं इधर जब वेनेसा खाने की चीजों को लेकर अपने कमरे के अंदर आती है तो बॉबी उसका इंतजार कर रहा होता है। तो जब वेनेसा अपने गन को लेने की कोशिश करती है तो बॉबी उसे दिखाते हुए बताता है कि वो जिस खिलौने को ढूंढ रही है वो अब उसके पास है। फिर उसे धमकी देते हुए जब फोन को अनलॉक करने को बोलता है तो वेनेसा अपने कदम आगे बढ़ाकर
फिर उसके ऊपर काबू पाने के बाद जा टॉर्चर करते हुए टेबियो के फोन को अनलॉक करवाने की कोशिश करने लगता है। वहीं नीचे जॉन और क्रॉस वहां पे पहुंचकर विनेसा के बारे में पता करने के बाद जा उसके होटल रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं जब विनेसा की हिम्मत जवाब दे जाती है तो वो बॉबी को बताती है कि वो उसका फोन देखकर पासवर्ड को अनलॉक कर सकती है। तो जब बॉबी उसका फोन देखकर बाहर के नजारे को देखने लगता है तो विनेसा जा इसका फायदा उठाते हुए एमिर की रिकॉर्डिंग को जा अपने फोन पे भेज देती है। लेकिन बॉबी जब क्रॉस को विटनेस करने के बाद उसकी इस हरकत को नोटिस करता है तो वो जा दोनों सिम को निकाल कर खा जाता है। फिर जब उसको मारने की कोशिश करता है तो विनेसा के हेल्प चिल्लाने की वजह से अब चिल्ला इसे खोलना होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर पूरी फोर्स आने के बाद जब मेसी जॉन के ऊपर भड़क रही होती है तो टेबियो के फोन से एक बार फिर से मैसेज भेजा गया है। तो जब वो जॉन को इस बारे में बता रहा होता है तो तानिया उनके पास पहुंचकर जब उनसे सवाल जवाब करने लगती है तो क्रॉस जहाँ इस स्टोरी को ब्रेक ना करने को कहकर उसे जब ये ऑफर देता है कि वो इस केस की सारी डिटेल सबसे पहले उसे ही देगा तो वो जहाँ उसकी बात को मान जाती है। फिर वेनेसा के बेटे के पास पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए जब उसके आईपैड को हैक करते हैं तो उन्हें जा एमिर की रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें वो टेबियो को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी के साथ यहाँ पर डेट पे आया था लेकिन बिना किसी ड्रिंक को छुए हुए भी उसे नशा होने लगा है। तुम्हें यहाँ आना होगा, मैं 41 प्राइस स्ट्रीट पर हूँ। वहीं सेनन उसी जगह पे पहुंचकर सबसे पहले अपनी माँ को मैसेज करती है। फिर बेल को बजाती है तो वो घर एड का निकलता है जिसके बाद जब एड उसको स्वागत करते हुए अपने घर के अंदर ले आता है तो वो जहाँ अंदर घुसने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करती है। फिर जब एड उससे बातचीत करते हुए उसे ड्रिंक ऑफर करता है तो या मिमोसा ऑफर करता है तो वो जहाँ मना कर देती है। वहीं एड उसे बताता है कि उसे मिमोसा से खतरा नहीं है बल्कि हैंड सैनिटाइजर से खतरा था। तुम एक जर्मोफोबी हो, तुम भले इसे छुपाती हो लेकिन तुम्हारे पर्स में, ऑफिस में, यहाँ तक कि तुम्हारे अपार्टमेंट में हर जगह पे सैनिटाइजर मौजूद है। ये तुम्हें कैसे पता? मैंने अपना होमवर्क अच्छे से किया है इसलिए वो जानता था कि वो सैनिटाइजर को देखने के बाद सबसे पहले उसे यूज करेगी। ओ ओ ओ आराम से, तुम्हें चक्कर? उसने उसके अंदर पेंटिलाइन मिलाया था जो कि स्किन के अंदर इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है कि किसी को ये भी नहीं पता चलता है कि उसके साथ खेल हो चुका है। फिर उसे उकसाते हुए जब अपनी मॉम को कॉल करने को बोलता है तो उसका फोन जहाँ डाइवर्ट होकर उसी के पास जाता है। वही फोन जब चक्कर खाकर गिर जाती है तो हेलो आइलीन। जिसके बाद जब उसको होश आता है तो वो जहाँ अपने आप को बेसमेंट के अंदर पाती है। वहीं एंड कोरियन फेस मास्क के जरिए उसके चेहरे को डिटॉक्स कर रहा होता है। कोशिश करो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शैनन! एड उससे बातचीत करते हुए उसकी एक तस्वीर लेकर उसके फेस मास्क को निकालता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एक ड्रग एडिक्ट को गन देकर एलिक्स क्रॉस को मारने की सुपारी दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिक्स अपनी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी होने की वजह से उसको याद करने के बाद जब अपने बच्चों से मिलता है तो फिर सेमेट्री पहुंचकर उसकी कब्र को देखने के बाद उस गुलदस्ते को जॉन को दे देता है। फिर उस रिकॉर्डिंग को लेकर जब जज से उसके घर की तलाशी लेने के लिए वारंट मांगने के लिए जाता है तो जज सिर्फ रिकॉर्डिंग की बिना पर उसे वारंट देने से मना कर देते हैं। तो जब अपने ऑफिस आ रहा होता है तो वो उसका पीछा करते हुए लिफ्ट के अंदर पहुंचकर जैसे ही गन को निकालती है और ज्यादा पुलिस वाले आ जाने की वजह से उसे अपना प्लान बदलना पड़ता है। वहीं अंदर जाने के बाद जब उस बिल्डिंग के बारे में उसे समझाने की कोशिश करता है तो तुम्हें पता है उस घर में पहले इजिप्शियन एम्बेसी थी और उससे पहले हमारा सेकंड नेशनल बैंक और उससे पहले एक ब्रॉथल।
उसके मालिक के बारे में ना पता होने की वजह से वो जॉन उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर केबिन के अंदर जाने के बाद जब जॉन उसे बताता है कि इस कार पर मिले हुए बाल की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इस बारे में वो तब तक उसे नहीं बताएगा जब तक वो अपने साइकियाट्रिस्ट को फोन कर अपॉइंटमेंट को बुक नहीं करवाता है। तो क्रॉस को ना चाहते हुए भी जहाँ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है, जिसके बाद जब जॉन उसे बताता है कि वो बाल एडीएन सुजन कोवस्की के हैं जो कि उसके घर के बगल में रहती है। तो जब वो उसके पास जाकर उससे पूछताछ करता है तो पता चलता है कि किसी ने उसके कुत्ते को मार डाला है, क्योंकि वो किसी को भी देखकर भौंकता रहता है, जिसकी वजह से वो लोग की अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके घर में घुसने से पहले उसे मारा गया होगा। साथ ही क्रॉस को ये भी बताती है कि उस दिन उसके साथियों ने उसके घर के सामने एक गाड़ी देखी थी। फिर जब दोनों ये गेस करते हैं कि शायद किसी पुरानी रंजिश की वजह से या किसी केस की वजह से जिस पे उन लोगों ने साथ में काम किया हो, उसी वजह से उसकी वाइफ की मौत हुई हो, तो सूजन जब ऐसे केस को खंगालती है तो उन्हें जेरी कूपर का नाम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन उन्हें समझाते हुए केस को एक्सटेंड करने को बोलता है तो चीफ उसकी बात को न मानते हुए सोना की रिपोर्ट की वजह से जहाँ एमिर को एक ड्रग केस मानती है। वहीं जब जॉन घर का जिक्र करता है तो वो उसे ये बताती है कि उसके अंदर ड्रग का कारोबार चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब बॉबी एड को कॉल करके समझाने की कोशिश करता है कि क्रॉस की वजह से उसे अपना बेसमेंट खाली करना पड़ेगा, तो वो उसकी बात को ना मानते हुए उसे बताता है कि क्रॉस मुझे तब तक नहीं ढूंढ पाएगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन जब बॉबी उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है तो वो उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम्हें लगता है मैं अपनी किस्मत पे चलता हूँ तो तुम मुझे जानते ही नहीं बॉबी। फिर जब सेरन के बाल को कलर कर रहा होता है तो उसके पूछने पर वो उसे बताता है कि आइलीन ने 7 आदमियों का कत्ल किया था, जिसकी वजह से उसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे, लेकिन पकड़े जाने के बावजूद भी उसे अपने किए पे बिल्कुल पछतावा नहीं था। इसी वजह से इस बेरहम दुनिया ने उसको मार डाला और आज कोई नहीं बचा है जो उसे याद कर सके, लेकिन वो उसके लिए इस बेमिसाल काम को कर रहा है। वहीं इधर जब क्रॉस को जॉन से बातचीत करते हुए ड्रग के कारोबार के बारे में मालूम चलता है तो वो जब जज के पास जाकर सोना की रिपोर्ट को दिखाता है तो उसे जहाँ घर की तलाशी के लिए वारंट मिल जाता है। वहीं इधर जब एड सेनन के बालों को और आईब्रो को आइलिन की तरह करने के बाद अपनी कलाकारी पे फख्र करते हुए जब उसकी नजर गले के ऊपर जाती है तो आखिर ये निशान कैसे हैं? ये तो तुम्हारे, आखिर ये सब क्या है? उसे पता चलता है कि उसे स्किन डिजीज है। लेकिन तभी जब बॉबी उसे कॉल करके बताता है कि क्रॉस को सर्च करने की परमिशन मिल गई है, वो वहां से ना जाने का फैसला करके उसे बताता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, बल्कि दरवाजे खुले छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे घर में घुसना तो आसान है पर मुझे पकड़ पाना बहुत मुश्किल। जिसके बाद जॉन और क्रॉस सभी जगह की तलाशी लेते हैं तो उन्हें जहाँ ऊपर कुछ नहीं मिलता है। वहीं सेरन इस नज़ारे को देखकर जब चिल्लाने लगती है तो एड उसके पास जाकर उसे बताता है कि यहाँ से उसकी आवाज कहीं पर भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ की बेसमेंट सालों पहले ईंटों की 3 लेयर से बनाई गई थी। उसके बाद उसने 18 इंच की कंक्रीट बिछाकर इसकी साउंड प्रूफिंग की है। तो अगर उसे अपनी आवाज ऊपर तक पहुँचानी है तो इतना जोर लगाना पड़ेगा कि तुम्हारी आवाज इस किले को ऊपर तक भेज सके। वहीं ऊपर जब मैसे और सोना आकर जॉन को तंज कसने लगती हैं तो वो उन्हें ये कहकर चुप करा देता है कि उन्हें यहाँ पर ड्रग भी नहीं मिले हैं। जिसके बाद जब जॉन को कार के बारे में मालूम चलता है तो वो लोग वहाँ पे पहुंचकर अलग अलग होते हुए जब उसे ढूंढने लगते हैं तो वो जहाँ क्रॉस से बातचीत करते हुए उसका रास्ता भटकाती है। फिर उसका पीछा करते हुए जैसे ही उसको मारने वाली होती है कि क्रॉस उसे देखकर उसका काम तमाम कर डालता है। जिसके बाद जब मैसी को इस कांड के बारे में मालूम चलता है तो वो जान से बातचीत करते हुए पूरे मसले को जानती है। फिर उसके पास पहुंचकर जब उसे बताती है कि उसकी बंदूक में नकली गोलियां थी, कोई जानबूझकर उसे उससे मरवाना चाहता था। जिसके बाद जब वो लोग उसकी कार की छानबीन करते हैं तो उन्हें उसके अंदर एक नक्शा मिलता है जिसमें उसके वाइफ के कब्र को मार्क किया गया होता है। तो जब दोनों इस बात को जानकर वहां पे पहुंचते हैं तो ये कल यहाँ नहीं थी, क्या ये मरिया की है? नहीं, मरिया की नहीं है, पर मैंने इसे पहले भी देखा है।
जिसके बाद ऑफिस पहुंचकर जब वो लोग घर के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं तो क्रॉस को जहाँ क्रिस की बातें याद आने लगती है, वहीं उसे ब्रोथर की वजह से ये अंदाजा हो जाता है कि उसने उसको शायद बेसमेंट के अंदर रखा होगा। तो क्रॉस जब सबसे पहले वहाँ पे पहुंचता है तो बॉबी उसे देखने के बाद जब एड को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है तो वो कैटलिन के साथ मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन बार बार फोन काटने की वजह से बॉबी दूसरे रास्ते से वहाँ पे पहुंचकर जब उसे वीडियो कॉल करता है तो एड उसके जाने के बाद उसके कॉल को रिसीव करता है। लेकिन जब बॉबी कम समय होने की वजह से उसको मारने की कोशिश करता है तो वो एड से 2 मिलियन की डील करते हुए उसकी स्क्रैप बुक और सेनन को वहाँ से निकालने की डील करता है। लेकिन इसी बीच जॉन और क्रॉस वहाँ पे पहुंचकर बेसमेंट के रास्ते को ढूंढने लगते हैं तो केयर टेकर के हाथ को देखकर पता चलता है कि वो भी एड का साथी है। वही क्रॉस बेसमेंट के रास्ते को ढूंढने के बाद जब तोड़ते हुए उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं तो बॉबी सेनन को उठाकर जब ले जाने लगता है तो उसके जोर जबरदस्ती करने की वजह से अगर एक और शब्द मुंह से निकाला फिर बुक को उठाकर जब वो सारी चीजें चेक करते हैं तो उन्हें जहाँ धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बॉबी एड की बताई हुई जगह पर जाकर सेनन को दिखाने के बाद जब उसे बताता है कि उसकी बुक रास्ते में ही गिर गई है, एड के परेशान होने पर जब वो नई बुक बनाने का सजेशन देता है तो अगर मैं तुम्हारे कुत्ते को मार दूं और कहूं दूसरा ले आना तो फिर उसे बताता है कि अगर उसकी बुक उसे नहीं मिलती है तो उसके सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि वो अपनी इस बुक को दोबारा नहीं बना सकता है। तो अगर उसे उसके पैसे चाहिए तो उसे किसी भी कीमत पर उसकी बुक उसे वापस करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन ड्रेस के बारे में जानने की कोशिश करता है तो एलेक्स उसे एक ऐसे केस के बारे में बताता है जिसमें सुजन कोवास्की उसकी पार्टनर रह चुकी है, जिस केस में डेड्रे एक आदमी को डेट पे ले जाकर और उसे टॉर्चर करने के बाद जब वो उससे भागने लगा था उसको बेसबॉल से पीट कर उसका काम तमाम कर डाला था। फिर क्रॉस के गवाही की वजह से उसे उम्र कैद हुई थी, लेकिन जेल के वातावरण को ना सह पाने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। फिर जब घर जाकर इसी केस पे काम कर रहा होता है तो डेमन जब अपनी मॉम की फेवरेट धुन को बजाने लगता है तो उसकी बहन जब ये कहकर रोक देती है कि डैड को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, तो नाना को उनकी बातें सुनकर जब ये महसूस होता है कि बच्चे एलेक्स की वजह से अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, तो नाना चाह अपने घर पर पहले की तरह कैरोको रखने का फैसला करती है। लेकिन जब ये बात एलेक्स को अच्छी नहीं लगती है तो वो उसे ये कहकर चुप करा देती है कि उसके पास फ्राइडे तक का वक्त है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एड अपने घर के बेसमेंट को ठीक कराने के लिए 2 वर्कर को काम पर लेकर आता है, वहीं सेनन उसी कमरे में कबर्ड के अंदर बंद होती है। लेकिन जब उसका साथी कुत्ते का पिंजरा देखकर उससे कुत्ते के बारे में पूछता है तो हाँ, आपका डॉग। ओह राइट डॉग था लेकिन मर गया। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जब सभी को स्क्रैप बुक दिखाकर उसके सीरियल किलर को कॉपी करने के बारे में बताता है तो सभी लोग जहाँ उसका नाम करते हुए उसको जहाँ फैन बॉय का नाम देते हैं। वहीं जब वो उन्हें आइलैंड की फोटो दिखाकर जब उन्हें बताता है कि उसको अपनी आखिरी विक्टिम भी मिल चुकी है, तो सोना सेनन की तस्वीर लाकर जब उसके गायब होने के बारे में बताकर उन्हें जब ये बताती है कि सेनन के बालों को कलर करने पर वो आइलैंड की छोटी बहन लगेगी, तो जब दोनों उनके पेरेंट्स से बात करते हैं तो उन्हें उसके आखिरी पलों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम होता है। लेकिन जब क्रॉस डेटिंग ऐप के बारे में या बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो उन्हें इस बारे में भी कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन जब उसकी माँ उसे बताती है कि सेनन के अचानक मैसेजेस आने बंद हो गए थे, तो क्रॉस उसको चेक करने की बात करता है। फिर एमी के घर पे पहुंचकर जब उसकी डेटिंग ऐप के बारे में पूछताछ करता है तो उन्हें ई फीलिंग ऐप के बारे में पता चलता है, जिसमें किसी जेंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एमिर की माँ उसे रिवील करती है कि उसका बेटा गे था। वहीं दूसरी तरफ जब काम करने वाले लोग चले जाते हैं तो एडजा उसके पास वापस आकर उसकी पेट पूजा करवाता है, साथ ही उसकी स्किन को ठीक करने के लिए एक दवाई भी लगाता है। वहीं सेनन जब उसको अपने झांसे में लेने के लिए सामने लगी हुई बीचेस की फोटो की तारीफ करके जब उससे बातचीत करते हुए करीब आने की कोशिश करती है तो अचानक किसी के घर पे आने की वजह से उसका ये प्लान फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेगा उन्हें बताती है कि उसकी
उसकी माँ ने बिल्कुल सही कहा था, उसे उसके मैसेजेस नहीं मिल रहे थे, बल्कि किलर रेड्स नाम का स्पाईवेयर यूज करते हुए उसके सारे मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई दे रहा था। वहीं सोना उसे बताती है कि एमिर और सेनन दोनों डिफरेंट ऐप पे होने की वजह से उनके बीच कोई भी लिंक नहीं मिल पाया है। लेकिन जब क्रॉस उन प्रोफाइल को चेक करता है जिनकी कोई डिटेल नहीं मिल पाई है, तो उनके नामों को देखकर पता चलता है कि फैन बॉय उनसे चैट करने के लिए असली सीरियल किलर का नाम यूज करते हुए उनसे चैट कर रहा था। तो सोना और वेगा को इसी तरह से प्रोफाइल मैच करके चेक करके पता करने को बोलता है। वहीं वो दोनों तानिया के पास पहुंचकर उसे ऑफर देते हैं कि अगर वो उनकी मदद करती है तो इस केस से सारे रिलेटेड न्यूज वो सबसे पहले उसको देंगे। तो जब तानिया मान जाती है तो सेनन के गायब होने के बारे में बताकर उसकी न्यूज को फ्रंट पेज पे छापने को बोलते हैं। लेकिन जब ये न्यूज अगले दिन पेपर के फ्रंट पेज पे होती है तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़कने लगता है। वहीं जब जॉन एमिर के बैंड को समझाने की कोशिश करता है तो उसकी उससे बहस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब एल क्रॉस से मिलकर उससे जहाँ एक जगह पे जाने का प्रॉमिस लेती है, फिर जब क्रॉस ऑफिस पहुंचता है तो सोना और वेगा के काम की वजह से जब वो बिलबोर्ड को देखकर उसके ऊपर रिसर्च करने लगता है तो वो इसको देखकर ये समझ जाता है कि उसकी ये बुक कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बताता है कि अगर उसने इस बुक को कंप्लीट कर लिया तो उसका ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा। फिर हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एड अपने फेवरेट मास्क को पहनने के बाद अपने साथियों को बताता है कि उसका काम तय किए हुए समय के अनुसार चल रहा है और ठीक उसी समय खत्म होगा जैसा उसने तय किया था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ क्रॉस घर पे पहुंचकर अपने वाइफ के केस पे काम करते हुए डीएडे के इंटरव्यू को सुन रहा होता है। तुमने अपनी माँ को खोया, किसी अपने को खोकर तुम्हें कैसा महसूस हुआ? उनसे सिर्फ खून का रिश्ता था और परिवार प्यार से बनता है, सिर्फ खून से नहीं। जिसे देखने और सुनने के बाद उसे पता चलता है कि कोई उसका चाहने वाला उनके पीछे पड़ा है। जिसके बाद जॉन के साथ जब वो ऑफिस पहुंचता है तो सोना और वेगा खुश होते हुए उसे बताती है कि उन्हें किलर के बारे में मालूम चल चुका है। तुम्हें कौन मिला है? द फैन बॉय? वो दोनों उसे बताती हैं कि सेनन को एक खास तरह की स्किन डिजीज है जिसकी मेडिसिन सिर्फ 3 जगह पे मिलती है और 2 दिन पहले ही उनमें से एक को प्रिस्क्रिप्शन मिला था जिस मेडिसिन को वो कल लेकर गया है। तो जब क्रॉस उसका नाम जानने की कोशिश करता है तो वो लोग उसका नाम हैरी पॉटर बताते हैं। लेकिन जब क्रॉस उसे सोचकर बताता है कि ये नाम नाइट ऑफ द हंटर मूवी के सीरियल किलर का नाम है। क्या बकवास है, साला सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन क्रॉस उन्हें रोकते हुए बताता है कि अगर उसने इस नाम से प्रिस्क्रिप्शन लिया है तो उन्हें कोई ना कोई बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस या सोशल सिक्योरिटी नंबर जरूर मिलेगा। फैन बॉय की तो लग गई। वहीं इधर जब एड वर्कर से दोनों चाबी लेकर उसे रखने के लिए जाता है तो सेनन के हरकत करने की वजह से जब उसे उसके बारे में मालूम चलता है तो उसको खोलने के बाद जैसे निकालने वाला होता है। प्लीज हेल्प मी। कौन हो तुम? इसका नाम आइलीन है। फिर अफसोस करते हुए उसे बताता है कि वो किसी को सिर्फ मजे के लिए नहीं मारता है, वो कोई हैवान नहीं है। तो सेनन डरते हुए रिप्लाई करती है कि वो एक कलाकार है। वहीं दूसरी तरफ जब उसके बुक पे लगे हुए ब्लड और टिश्यू की डीएनए रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि किलर कोई ना कोई विक्टिम की निशानी को याद के तौर पे बुक में शामिल करता है। तो क्रॉस इस बात को जानने के बाद उसके कंट्रोल करने की आदत को समझकर सारे किलर की डिटेल समझकर जब पहले किलर से उसकी डिटेल को मैच करता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि वो इंडियाना से ही होगा, क्योंकि उसका पहला सीरियल किलर भी इंडियाना से है। साथ ही उसे ये भी अंदाजा हो जाता है कि वो उनका कोई फैन नहीं है, बल्कि वो उन्हें भगवान की तरह पूजता है। वहीं उसकी स्क्रैप बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं है, बल्कि उसके लिए बाइबल है। फिर जब एल के साथ उसकी सरप्राइज पार्टी में शामिल होता है तो पता चलता है कि वो जिससे भाग रहा था वो उसे वहीं पे लेकर पहुंच गई है। जिसके बाद क्रॉस को ना चाहते हुए भी अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करना पड़ता है। लेकिन जब म्यूजिक बंद होने के बाद डेमन दूसरे ट्रैक को प्ले करने की कोशिश करता है तो यहाँ एक औरत को गोली लगी है, मेरी वाइफ
उसे गोली लगी। जिसकी वजह से जहाँ उनकी सारी खुशियाँ फिर से मातम में बदल जाती हैं। वहीं जब वो लोग उसे चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि किसी ने हैक करके उस रिकॉर्डिंग को प्ले किया था। वहीं इधर जब सेनन एड के साथ डिनर कर रही होती है तो एड उससे बातचीत करते हुए समझाने की कोशिश करता है कि वो इस काम को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता है ताकि ये पैरी दुनिया उसकी गूंज को सुन सके, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो सभी सीरियल किलर से सबसे ऊंची पायदान पे पहुंचना चाहता है। फिर जब सेनन को खाना खिलाते वक्त उसको नींद आने लगती है तो मैंने फिर से वही किया, बस इस बार नशा तुम्हारी ड्रिंक में था, भरोसा रखो। वहीं दूसरी तरफ जब उनको पता चलता है कि क्रिस उसकी बाइक को लेकर निकल चुका है तो वो लोग जहाँ उसका पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं क्रिस बॉबी के पास पहुंचकर जैसे उसको देने वाला होता है, जॉन और एलिक्स वहां में पहुंचकर जब बॉबी को पहचान लेते हैं तो बॉबी अपना दांव खेलते हुए क्रिस को गोली मारने के बाद बुक को लेकर जहाँ भागने लगता है। लेकिन पुल पे पहुंचने के बाद जब क्रॉस उसे आखिरी वार्निंग देता है तो वो उसकी बात को ना सुनते हुए जैसे ही अपने कदम बढ़ाता है। लेकिन जब होश आने के बाद जब वो लोग पानी में चेक करते हैं तो उन्हें उसकी ना लाश मिलती है ना ही बुक मिलता है। वही ट्रेसिंग डिवाइस को भी वो निकाल चुका होता है। लेकिन जब चीप आकर उससे पूछती है कि क्या बॉबी फैन बॉय है तो वो उनसे झूठ बोलता है कि वही फैन बॉय है। तो चीप के जाने के बाद जब जॉन झूठ का कारण पूछता है तो क्रॉस उसे समझाता है कि वो लोग फोर्स में किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग केला के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एड टी सपोर्टर लगाकर उसे बताता है कि उसकी और आइलिन की बहुत सी चीजें मैच करती हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो थी उसकी स्माइल। तो चाहे तुम अपनी बुरी किस्मत समझ लो, तुम्हारी स्माइल कुछ खास नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल सीधा रहता, जरा भी नहीं हिलता। जिसके बाद एक एक करके जहाँ उसके ऊपर के दांतों को तोड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी अपने ठिकाने पे पहुंचकर अंडरग्राउंड जाने का या छुपने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ क्रॉस एल के पास पहुंचकर अपने और उसके गम को दूर करता है। फिर सुबह होने के बाद जब वो उसके घर से निकलकर अपने घर पे जाने लगता है तो केला उसका रास्ता रोकते हुए बताती है कि उसने हैरी पॉटर को ढूंढ निकाला है। जिसके बाद जब वो एड की वीडियो दिखाती है तो एड रैमजी इज द फैन बॉय। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो हैरी पावर्स है। तो क्रॉस इस बात को जानने के बाद डिसाइड करता है कि वो एल के साथ उसके बर्थडे पार्टी में जाएगा। फिर जॉन से बातचीत करते हुए दोनों इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो एड की पार्टी में जाकर जहां उसके दिमाग के साथ खेलते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, वहीं वो उसके दोस्त के पास पहुंचकर उसके बचपन के बारे में और उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब एड अपनी बर्थडे पार्टी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो बॉबी जहाँ उसे अपना अकाउंट नंबर भेजकर उसकी स्क्रैप बुक को जहाँ उसके पास पहुंचा देता है। फिर सेनन के पास पहुंचकर जब उसके मसूरों का सेप लेने की कोशिश करता है तो उसकी मुंह ना खोलने पर वो उसकी नाक को तब तक बंद करके रखता है जब तक वो परेशान होकर अपना मुंह नहीं खोल देती है। टिक टिक 5, टिक टिक 4। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो यहाँ पर वही होके रहेगा जो मैं चाहता हूँ। फिर उसका शुक्रिया अदा करके अपनी बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाता है। जिसके बाद जब धीरे धीरे उसके सारे मेहमान वहाँ पे आने लगते हैं तो एल के आने पर वो उसे बताता है कि उसने उसके फाउंडेशन के लिए चैरिटी का इंतजाम कर दिया है। वही एल उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे क्रॉस से मिलवाती है। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन उसके दोस्त से मिलता है तो वो उसे बताता है कि उसकी हरकतें बचपन में बहुत ही ज्यादा अजीब थी, लेकिन 14 साल के होने के बाद वो चिड़ियों को पकड़कर उसके पैरों को काट दिया करता था। फिर और ज्यादा जानकारी के लिए उसके एक खास दोस्त के बारे में बताता है जो कि फिली के अंदर रहता है, क्योंकि उसने उसके कहने पर उसके घर पर एक चाकू पहुंचाया था। साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ जब उसके गेस्ट चीफ और उससे किलर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो क्रॉस जहाँ किलर के बारे में बताते हुए उसी के सामने जहाँ उसी की डिटेल देता है। वो शायद डीप साउथ या मिडवेस्ट में रहता था। ओह,
जिसके बाद जब पार्टी की शुरुआत होती है तो एड जॉन सभी को संबोधित करते हुए जब अपने विचार सबके सामने रखने लगता है तो जॉन को कॉल आने की वजह से वो एल से बातों का बहाना बनाकर जब उससे बात करता है तो जॉन उसे बता देता है कि उसकी माँ जिंदा है। तो क्रॉस इस बात को जानने के बाद उसकी माँ के घर पे जाकर उसके बारे में और ज्यादा जानने को बोलता है। वहीं क्रॉस उसके घर की छानबीन करते हुए जब उसके ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ के नज़ारों को देखने के बाद उसके ऑफिस की छानबीन करते हुए उसके खिलाफ जहाँ सबूत ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब एड एल को अकेले नोटिस करता है तो उसकी पूछने पे उसे पता चल जाता है कि एलेक्स उससे बहाना बनाकर गायब हुआ है। तो एड जहाँ उसको खोजते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब अपने हाथों का जादू चलाते हुए उसके डेस्क के डोर को खोलकर उसके अंदर खोजबीन करता है तो उसे जहाँ खून से सना हुआ लेटर मिलता है। लेकिन जब उसकी आने की आहट महसूस होती है तो आपके पास सर्च वारंट तो होगा डॉक्टर क्रॉस। क्या यहाँ बाथरूम जाने के लिए भी वारंट चाहिए होता है? फिर उसके कमरे की तारीफ करते हुए जब उससे बातचीत करना शुरू करता है तो एड भी उसके हुनर की तारीफ करते हुए जब उसकी फेवरेट बिस्किट का नाम बताकर पैपी वैन विंकल सुना है तुम्हारी फेवरेट है। उसे सर्व करते हुए जब और ज्यादा क्लियर के बारे में बताने को बोलता है तो पहले तो एलेक्स मना करता है, लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने पर उसे बताता है कि जिसको उसकी तलाश है उसका दिमाग लोगों से बहुत ही ज्यादा तेज है, पर वो अपने दिमाग से अपनी एक खास कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अपने से बेहतर सीरियल किलर की पूजा करता है और चाहता है कि उसका भी नाम उनके साथ लिया जाए। लेकिन एड क्लियर करता है कि शायद वो उनके काम की इज्जत करता हो क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने अमेरिका के लोगों के दिमाग में जिस तरह से उन लोगों ने छाप छोड़ी है वो भी शायद यही चाहता हो। पर मुझे क्या पता होगा। फिर जब उससे पूछता है कि क्या वो उसको रोक पाएगा तो एलेक्स पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसे पूरा यकीन है क्योंकि वो उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। जितना वो अपने आप को नहीं पहचानता है, वो एक लीजेंड बनना चाहता है पर वो असली वालों की कॉपी बनकर खुश हो रहा है। और इससे भी ज्यादा उसने एक स्क्रैप बुक बनाई है जो कि सिर्फ फैंस करते हैं, इसीलिए उन लोगों ने उसका नामकरण करते हुए एक नाम दिया है, द फैन बॉय। फिर उसे पार का रास्ता दिखाकर उसके माइंड गेम से परेशान होकर सेनन के पास पहुंचकर जब अपने आप को संभालने की कोशिश करता है तो उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगती है। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। फिर जब वाइन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है तो घबराहट में जहाँ वाइन की बोतल उसके हाथ से छूटकर टूट जाती है। फिर अपने आप पे गुस्सा करने के बाद जब वो वहाँ से चला जाता है तो सेनन जहाँ अपनी चेयर को गिराकर अपने बंधन को खोलने की कोशिश करने लगती है। वहीं इधर जब सभी लोग डिनर टेबल पे आ जाते हैं तो एलेक्स जब एल से उसके फेवरेट वाइन के बारे में पूछता है तो वो जहाँ उसे कंफर्म करती है कि उसने एड को कुछ नहीं बताया है। वहीं एड वहाँ पे आकर सभी को अपने मॉम के मरने के बारे में बताकर उनको याद करते हुए उनके फेवरेट बाइबल वर्स को बताता है। फिर सभी को अपनी चैरिटी का रीजन बताते हुए एलिस को टारगेट करते हुए उसकी फैमिली की कहानी को सुनाते हुए बताता है कि उसके पिता जहाँ एक ड्रग डीलर थे वहीं उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन ज्यादा ड्रग लेने की वजह से जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चे की देखभाल उसकी माँ करती है। लेकिन रिजीना के अच्छे से देखभाल करने के बावजूद भी उसका स्ट्रगल या ट्रॉमा कम नहीं होता है। एलेक्स आखिर चल क्या रहा है? ये तुम्हारे बारे में क्यों बात कर रहा है? फिर उसकी शादी होती है, 2 बच्चे होते हैं, पर अफसोस की बात यह है कि उसकी वाइफ को भी किसी ने गोली मार दी। लेकिन मार्कस अभी भी अपने आप को बर्बाद करने के तरीके ढूंढता रहता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कितना भी नीचे क्यों न गिर जाए। लेकिन डिनर खत्म होने के बाद जब एल गुस्सा होकर उसे पूछती है तो एल इसको जहाँ बताना पड़ता है कि वही फैन बॉय है। वही जब उसे पता चलता है कि उसे 2-3 दिन से इस बारे में पता था तो वो इस बात को समझ जाती है कि उसने जानबूझकर उसका यूज किया है। जिसके बाद जब एल उसके ऊपर गुस्सा होकर चली जाती है तो एड जॉन दूर खड़े होकर इस नज़ारे का मजा ले रहा होता है। लेकिन तभी जॉन उसके माँ के पास पहुंचकर जब बताता है कि उसकी माँ को भूलने की बीमारी है तो क्रॉस जॉन उसे समझाकर एड के द्वारा कहे गए बाइबल वर्स को सुनाकर उनकी मेमोरी को ट्रिगर करने को बोलता है। वहीं इधर एड एल को अकेला पाकर डोनेशन दिलाने के बहाने उसे मजबूर करके बर्ग के पास ले जाकर जब उसे परेशान करने लगता है तो उसके होठों से जहाँ शब्द निकल नहीं पाते हैं।
समवेयर फाउंडेशन प्रोग्राम बच्चों को। लेकिन जब एल को गुस्सा आता है तो वो उसके सवालों का बार बार जवाब देते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। वहीं एड जब उसे बताता है कि वो डिटेक्टिव एलिस क्रॉस को डेट कर रही है तो वो तुरंत ही $2.5 लाख देने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एलिस वहाँ पे पहुंचकर जब उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मिस्टर बकली द समवेयर फाउंडेशन को $2.5 लाख देने की बात कर रहे थे। फिर दोनों मिलकर एलिस की बेइज्जती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन उसकी माँ को बाइबल वर्स सुनाता है तो उनको जहाँ बीती बातें याद आने लगती है। वहीं जॉन जब उनसे पूछताछ करता है तो उसे मालूम चलता है कि एड ने ही अपनी बहन को मारा था। वहीं दूसरी तरफ जब एड की वजह से जब अपने आप से ही बातें करने लग जाती है तो एलेक्स उसके पास आकर जब उसे समझा ही रहा होता है कि एड को देखने की वजह से वो फिर से वहाँ से दूर चली जाती है। वहीं एड जब उसको भड़काने की कोशिश करता है तो रॉस का जहाँ संयम टूट जाता है। वहीं वो उसकी मॉम की वीडियो को दिखाकर तुम अपने लिए खुद कब्र खोद रहे हो। उसके सारे किस्से उसको सुनाकर जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी मॉम को खुश करने के चक्कर में एक साइको बन चुका है तो एड उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बताता है कि वो उनका प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और कुछ भी करेगा, लेकिन हमें और तुम्हें ये फर्क है कि मैं तो अपने राज खोलने को तैयार हूँ। हैप्पी बर्थडे एड। फिर किसी को मैसेज भेजकर जहाँ उसकी एक पुरानी वीडियो को लीक करने को बोलता है। वहीं सेनन के पास जब वो पहुंचता है तो सेनन जहाँ उसके ऊपर हमला कर फिर उससे फाइट करने के बाद उसे घायल करके वहां से भाग निकलती है। वहीं दूसरी तरफ जब कैटलीन अपने पति से झुककर सिगरेट पीने के लिए आती है तो सेनन जहाँ वहाँ पे पहुंचकर जब उसकी हेल्प मांगती है तो एड वहाँ पे पहुंचकर उसे रोकते हुए समझाता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले यहाँ से नहीं भाग पाएगी। तो सेनन इस बात को सेंस करने के बाद अपने चेहरे को जहाँ बोतल से काट लेती है। वहीं एड इस नज़ारे को देखने के बाद उसे घूसा रसीद करते हुए बेहोश कर देता है। फिर कैटलीन पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए उसके पास जाकर उसे समझाता है कि ना कुछ बोलना, ना कुछ याद रखना, अब बस केक कटने ही वाला है। फिर उसकी मलहम पट्टी करके जहाँ उसे बेसमेंट पे छोड़ देता है। वहीं अपने गांव पे टाके लगाने के बाद अपनी पार्टी में फिर से शामिल होता है। वहीं दूसरी तरफ जब कैटी घबराते हुए एलिस के पास से गुजरती है तो आप ठीक है ना? लग रहा है आपने बहुत देख लिया है। लेकिन जब सिंगर्स आकर उसके बर्थडे सॉन्ग को गुनगुनाने लगते हैं तो उन दोनों की बातचीत जहाँ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। वहीं एड वहाँ पे आकर कैंडल को फूंक मारकर बुझाने के बाद सभी का शुक्रिया अदा करता है। फिर क्रॉस के पास पहुंचकर जब अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता है तो क्रॉस उसे भड़काते हुए जब उसे ठीक से नोटिस करता है तो वो समझ जाता है कि उसने सेनन को यहीं पे रखा है। लेकिन एड उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे बताता है कि चलो अच्छा है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि आखिर उसका रिएक्शन कैसा होगा। फिर सभी के फोन पे एक एक करके उसकी वीडियो वायरल होने लगती है तो सबसे पहले जहाँ उसे तानिया मैसेज करती है। फिर चीफ एंडरसन उसके पास आकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है तो अब मैंने क्या कर दिया? मैं कुछ नहीं जानता। वो उसकी मारने की वीडियो दिखाकर जब फिर से भड़कने लगती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जॉन के इसी वीडियो के कंप्लेन करने की वजह से उसे अपने जॉब से 1 साल दूर रहना पड़ा था। जिसके बाद एल जब वीडियो देखकर उसके ऊपर गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है तो वो एड के ऊपर इल्जाम लगाते हुए जब समझाने की कोशिश करता है कि वही फैन बॉय है और उसी की वजह से ये वीडियो लीक हुई है। लेकिन जब एंडरसन के साथ साथ कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है तो वो सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हाँ उसने उस लड़के को मारा है, लेकिन एड ने उसे खुद कंफर्म किया है कि उसने अपनी बहन को मारा है। लेकिन एड उसे बताता है कि बहन कार्बन मोनोक्साइड की वजह से मरी थी। फिर जब सभी को समझाने की कोशिश करता है कि एड जीता जागता हैवान है तो डॉक्टर माला उसका बचाव करते हुए बताती है कि यहाँ पे अगर कोई हैवान है तो वो सिर्फ वो है। लेकिन जब वीडियो दिखाकर उसकी माँ के बारे में बताता है तो एड उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। वहीं एंडरसन जब उसे समझाकर जाने को बोलती है तो एड आंख में फिर से घी डालते हुए जब सभी को ये बताता है कि डिटेक्टिव एलिस क्रॉस को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले। ओह माय गॉड, छोड़ो मुझे, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। दफा हो अभी।
वहीं एलिक जब एंडरसन को समझाने की कोशिश करता है कि सेनर को उसे यहीं पे कैद करके रखा है, तो एंडरसन उसकी बातों पे विश्वास न करते हुए उसे जबरदस्ती बाहर का रास्ता दिखाती है। जिसके बाद जहाँ एलिस को अपनी नौकरी से जहाँ कुछ दिनों के लिए हाथ धोना पड़ता है, वहीं उसके गन और बैच को वापस लौटाने के लिए बोला जाता है। तो जब एलिस स्टेशन पहुंचता है तो वीडियो लीक होने की वजह से जहाँ बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वहीं मलिका या एमी की बहन उसके सामने आती है। तो एलिस जब उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो भी उसकी बात को नहीं समझती है। फिर मेसी के ऑफिस पहुंचकर उसे अपनी बात को समझा ही रहा होता है कि एंडरसन वहाँ पे आकर उसके बैच और गन को मांगती है, लेकिन जब वो दोनों को समझाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसको शांत करने के लिए बताते हैं कि उन लोगों ने उसके बुलाने पर सुबह में उसके घर पे जाकर तलाशी ली थी। तो इस बात को जानने के बाद जब उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है तो चीफ एंडरसन उससे पूछती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, फैन बॉय की या खुद की? लेकिन जब एलिक उसकी मेयर बनने की लालसा को कहकर उसकी बात ना मानने का आरोप लगाता है तो वो उसे वार्निंग देते हुए बताती है कि उसे अगर विलन बनाना है तो वो चाहे जितने इल्जाम उसके ऊपर लगा सकता है, लेकिन अभी के अभी अपनी गन और बैच को देकर चुपचाप यहाँ से नहीं जाता है तो वो उसके हर एक भयानक सपने को हकीकत में बदल देगी। मैं रामजी के बारे में सही हूँ। जिसके बाद वो जॉन को घूरते हुए अपने सामान को लेने के लिए जाता है तो जॉन वहाँ पे पहुंचकर जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो उनकी बात धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सोना को वहाँ पे पहुंचकर उनके बीच की बहस को रुकवाना पड़ता है। पीछे हटो, मैं तब तक यहीं रहूंगी जब तक कोई एक चला नहीं जाता। मैं तो अभी यहाँ काम भी नहीं करता, है ना? लेकिन जब बाहर आकर अपनी डेस्क पर फिर से फ्लावर और मैसेज को देखता है तो वो सभी से पूछने के बाद डिलीवरी वाला छोड़कर गया था। उसको गिराकर तोड़ने के बाद वहां से निकल जाता है। फिर जब बाहर पहुंचता है तो उसकी कार पर भी एड के कारनामे की छाप मिलती है, लेकिन तभी डेमन के फाइट करने की वजह से उसके स्कूल से फोन आता है तो वहां जाने पे पता चलता है कि उसे भी एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी गई है। फिर घर पर आकर जब उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है तो नाना जा उसके गुस्से को शांत करते हुए डेमन को अंदर ले जाती है। वहीं केला उसके पास पहुंचकर उससे जॉन के झगड़े के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता है। फिर उसे व्हाइट बैंक का एड्रेस बताकर वीडियो को दिखाते हुए उसे बताती है कि 98 में व्हाइट बैंक का एक फेमस बैंड हुआ करता था जो कि अपने अजीबोगरीब कारनामे के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। साथ ही साथ एड भी उसका बहुत ही बड़ा फैन था। तो केला से गुड बाय करने के बाद जब वो नाना के पास जाकर बताता है कि वो किसी काम से फिली जा रहा है तो नाना उनके झगड़े को दूर करने के लिए डेमन का भी बैग पैक करके उसके साथ रवाना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब उसका साथी डॉक्टर के पास जाकर जब सेनर का दांत लेता है तो एड उसके दांत को दिखाने के बाद जब उसके मुंह को खोलने को बोलता है तो पागल औरत, बेवकूफ। जिसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करते हुए जहां उसको फिट करता है। क्या ये तब मुश्किल था? लेकिन जब उसकी नजर उसके चेहरे को पकड़ती है तो उसे देखकर उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। इन दांतों के साथ तुम बिल्कुल आइलीन लग रही हो, फिर से करो। मुझे नफरत है तुमसे। यस यस, ये परफेक्ट था। मुझे फिर उसके कट के बारे में बताता है कि उसे उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पर कोई खास आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जब केला जॉन के पास पहुंचकर उसके लिए डिनर प्लान करने को बोलती है तो वो जॉन उसकी बात को नहीं मानता है। लेकिन जब केला उसे बताती है कि उसने हैरी पॉटर के अकाउंट को बंद कर दिया है तो जॉन उसके इस काम से खुश होकर उसकी बात को मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब बॉबी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाकर अपने घर की बात करता है तो उसे जहाँ पता चल जाता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं पहुँचे हैं। वहीं इधर जब एलिक डेमन से बातचीत करता है तो उससे पता चलता है कि उसकी वीडियो की वजह से कुछ लड़के उसकी बहन को परेशान कर रहे थे, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी जब उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी तो उसने उसको गुस्सा रसीद किया था। तो एलिस को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो एक जगह पे रुककर उसे बर्गर खिलाते हुए या उसकी मनपसंद चीज को खिलाते हुए जब उससे फिर से बातचीत करने लगता है तो उन दोनों की फिर से बहस हो जाती है। वहीं इधर डॉक्टर माला एड की
कहने पर वहाँ पे पहुंचकर उसे समझाते हुए स्किन के अंदर से जहाँ स्टिच लगाती है, फिर मेडिटीन पोटी लगाकर उसके दरारों को भरकर पूरी तरह से ठीक कर देती है। वहीं इधर जब सुजन उसके वाइफ की केस के सिलसिले में एलेक्स से मिलने के लिए आती है तो उसका जहाँ सामना नाना से हो जाता है। फिर उससे सारी बात समझने के बाद वो रॉजर के पास पहुंचकर डे के साथी का नाम पूछती है तो पहले तो वो नहीं बताता है, लेकिन उसके वाइफ के सामने जब उसे ये बताती है कि उसने पैसे खाकर उसके साथी का नाम उसके रजिस्टर से गायब किया है और आज उसकी गलती की वजह से उसकी फैमिली सफर कर रही है, तो रेजिना के फोर्स करने पर वो उसका नाम बता देता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स व्हाइट माइक के पास पहुंचकर उससे बातचीत करता है तो वो उसे समझाता है कि एड को कभी भी म्यूजिक में दिलचस्पी नहीं थी, उसे उसके स्टेज शो के एक्ट में दिलचस्पी थी, जो वो लोगों को खुश करने के लिए स्टेज शो पे मारने का नाटक करता था। लेकिन जब चाकू के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि उसने उसी वक्त उसको वापस भेज दिया था क्योंकि एड ने एक शख्स की जान ली थी। फिर वीडियो दिखाकर उसे समझाता है कि उसे उस वक्त कोई अंदाजा नहीं था कि वो उसे मार डालेगा। तुम ठीक हो? संभाल के। फिर जब उसे बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, एलेक्स जब उसे काउंटर क्वेश्चन करता है कि क्या उसने उसको रोकने की कोशिश की थी, तो उसके नामे जवाब देने पर जहाँ उसको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर केला को वहाँ पे बुलाकर उसे जहाँ जॉन को सौंपने को बोलता है, वहीं वो अपने बेटे से बातचीत करते हुए अपने बीच के डिफरेंसेस को सॉल्व करता है। वहीं दूसरी तरफ जब केला उसे लेकर जॉन को सौंप देती है तो जहाँ चीफ और मैसी को एड की हकीकत उन्हें मालूम चलती है, लेकिन जब जॉन एड को पकड़ने को बोलता है तो चीफ उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो लोग बिना कोर्ट ऑर्डर के उसे नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे, जिसके बाद जब मैसी उसे एक सेफ हाउस में छोड़ती है, वहीं जॉन अपने वादे के मुताबिक उसके साथ डिनर करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जहाँ खूबसूरत लम्हे को बिताते हैं। वहीं सुबह एड के घर पे जाकर उसके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं तो एड उनको देखने के बाद उनके पास आकर गुड मॉर्निंग बोलकर जब उनसे बात करने लगता है तो वो लोग जब उसे धमकाते हुए बताते हैं कि उनके पास उसके खिलाफ एक विटनेस है। विटनेस? तुम्हारे पास विटनेस है? यकीन है तुम्हें? वहीं दूसरी तरफ मैसी माइक को अपने बच्चे की आवाज सुनाकर सबसे पहले उसकी खोपड़ी को उड़ाती है, फिर अपने बच्चे को शांत करते हुए उसका काम पूरी तरह से तमाम कर देती है। कुछ नहीं हुआ बेबी, सब कुछ ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एड सेनन के पास पहुंचकर वीडियो को देखते हुए 3 लीथल इंजेक्शन को तैयार करता है जिस तरह से आइलिन को मारा गया था, फिर उस डिवाइस को भी निकालता है जिसके थ्रू उसे इंजेक्शन दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ नाना अपनी खोजबीन के बारे में एलेक्स को बताकर डीएडे के साथ ही पीटर लेलेन का नाम बताती है जो कि उस वक्त उसको मारते वक्त मौजूद था। लेकिन जब तभी उसे बेगक से व्हाइट माइक के बारे में मालूम चलता है तो वो सेफ हाउस पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो लेडी ऑफिसर जहाँ उसे मना कर देती है। वहीं जब वो उससे बातचीत करते हुए बताती है कि इतनी सिक्योरिटी के अंदर कोई भूत ही आकर उसे मार सकता है, तो उसकी बातें सुनकर उसे लीलन की याद आ जाती है। तो एलेक्स उसके पास पहुंचकर सबसे पहले उसके आने का इंतजार करता है, फिर उसकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठकर उस रात के बारे में उससे पूछता है तो लीलन जब इनकार करने लगती है तो वो जब उसे समझाता है कि वो बहुत ही जल्द एड को पकड़ लेगा, जिसके बाद वो उसे एक्सपोज करेगा, तो वो ड्राइवर को बाहर भेजकर उस रात के सारे किस्से को उसे बता देती है। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन मैसी के पास पहुंचकर उससे उसका हालचाल लेने लगता है तो वो जहाँ उसकी तारीफ करते हुए जब अपने बच्चे का गॉडफादर बनने का रिक्वेस्ट करती है तो वो उसकी बात को मान जाता है। साथ ही उसे जाने से पहले फैन फॉर के बारे में कुछ भी मालूम चलने पर उसे बताने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब एड आइलिन की आंखें बूढ़ी होने की वजह से उसकी आंखों में कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने की कोशिश करता है तो सेनन जब लगवाने से मना कर देती है तो वो उसे मैनिपुलेट करते हुए बताता है कि अगर वो कॉन्टेक्ट लेंसेज को बड़े प्यार से लगवा लेती है तो वो आखिरी बार उसके पेरेंट्स से बातचीत करने देगा। तो सेनन उसके ऊपर भरोसा करके उसकी बात को मान जाती है। लेकिन जब वो उससे बातचीत कराने को बोलती है तो वो उसे मना करते हुए स्पीटी इमेज के बारे में उसे समझाता है। घटिया आदमी। पर कॉफी अच्छी बनाता हूँ।
फिर आइलिन की तरह ही उसकी आखिरी मील कॉफी को पिलाने की कोशिश करता है तो सेनन कॉफी का एक सिप लेने के बाद एलिन होती तो ऐसा ही करती। लेकिन वो इस हरकत से गुस्सा ना होते हुए उसे बताता है कि अगर उसने ये काम पहले किया होता तो वो उसके रोक टोक को देखती, लेकिन आज का दिन गुस्सा करने का नहीं है। फिर उसे टहलाते हुए उसे अपने फाइनल शोरूम में ले जाता है। अब जश्न मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन सभी को कॉफी शॉप में बुलाकर जब केस के बारे में बातचीत करने लगता है तो एलेक्स उन लोगों को बता देता है कि सेना ने एड के बर्थडे की रात अपने चेहरे को जख्मी कर लिया था। तो वो लोग चेहरे के कटने की वजह से ये समझते हैं कि उन लोगों को कुछ और टाइम मिल गया है, जिसके बाद जॉन सारी लेडीज को एड के पीछे लगाकर जा उसके बारे में पता करने को बोलता है। वहीं एलेक्स को सारा रिकॉर्ड देते हुए उसे अपने दिमाग का जादू चलाने को बोलता है। फिर एंडरसन के ऊपर शक होने की वजह से जब वो वहां से निकलने लगता है तो एलेक्स उसे रोकते हुए अपने कोच की बात को याद दिलाता है। याद है कोच केलर ने बॉक्सिंग सिखाते हुए पिटने को लेकर क्या कहा था? सबसे ज्यादा वो वार दर्द करते हैं जिन्हें तुम देख ना पाओ। तो जॉन चार्ल्स समझ जाता है कि माइक को मारने का काम मेसी ने किया है। वहीं इधर जब उसका साथी उसे बताता है कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाने की वजह से बॉबी उसको फोन करके परेशान कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि वो उसे फोन करके बता सकता है कि वो कल आकर अपने पैसे ले जाएगा। फिर उसका फोन लेकर जॉन लाइव स्ट्रीम को चेक करता है। वहीं उसकी मदद लेते हुए उसे जॉन दर्शक बनने को बोलता है। वहीं सेनन के पास पहुंचकर जब उससे जानने की कोशिश करता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे दर्द की दवा दे सकता है, लेकिन सेनन उसे मना कर देती है। फिर एक एक करके जब वो सारे इंजेक्शन दे देता है तो उसकी आंखें जहाँ बंद हो जाती हैं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद सेनन को होश आता है तो वो जान ना मरने की वजह से जब खुश होने लगती है तो वो उसे समझाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, न ही कोई चमत्कार है। ठीक वैसे ही हुआ है जैसे आइलिन के साथ हुआ था। पहली बार कोशिश में स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन उससे कोई गलती नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स उसकी तस्वीर को और रिकॉर्ड को फैलाकर सारी बात को सोचते हुए अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने लगता है तो जब उसकी नजर सभी के डेट पे जाती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि वो सभी को सीरियल किलर के जन्मदिन पे मार रहा है। तो इस बात को जानने के बाद जब उसे अंदाजा हो जाता है कि वो सेनन को आज ही मारने वाला है, वो फिर से सभी को बुलाकर जब इस बारे में बताता है तो सोना जब उसके चेहरे का जिक्र करती है तो उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो किसके पास जाकर इसे ठीक कराएगा। तो वो उनको बताकर जॉन डॉक्टर माला से मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन मेसी के पास पहुंचकर जब उसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो एड को कब कैसे किस तरह से मैसेज करती है, तो मेसी अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताती है कि उसने ये काम सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसका बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन उसके एक मदद करने की वजह से आज मेरे पास मेरा खुद का बच्चा है। तो जब जॉन गॉडफादर का जिक्र करते हुए उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है तो मेसी उसे रोते हुए समझाती है कि उसने इस विषय में कुछ भी झूठ नहीं बोला है, वो सच में चाहती थी कि उसका गॉडफादर वो बने। फिर जब उसे रिक्वेस्ट करते हुए उससे वादा करने को बोलती है तो जॉन जा उसकी बात को मान जाता है। फिर उसे जब अपने साथ स्टेशन ले जाता है तो वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर बेगा से बातचीत करते हुए जब उसे एलिस के बारे में मालूम चलता है तो वो जा वहाँ के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलिस माला के पास पहुंचकर उससे पूछताछ करता है तो वो जा उसे मैनिपुलेट करते हुए इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए इस काम को किया था। तो जब एलेक्स एड का एड्रेस बताने के लिए उसका नाम ना लेने की बात करता है तो वो जा उसका शुक्रिया अदा करने के बहाने फिर जाते हुए बताते हैं कि एड ने उसे कभी ब्लैकमेल नहीं किया था, बल्कि उसका काम उसे इंस्पायर करता है और वो उसकी मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन जब वो उसके पास से होकर गुजरती है तो एलेक्सा उसके पर्स को छीनने का नाटक करते हुए अपने मोबाइल को उसके अंदर रख देता है। वहीं उसे छीनने के बाद उसे बताती है कि अगर मेरे हाथ में होता तो तुम अब तक मर चुके होते, पर वो चाहता है कि तुम उसकी एग्जीबिशन देखने के लिए सांस लेते रहो। फिर थोड़ी देर बाद जब जॉन वहाँ पे पहुँचता है तो एलिस को जहाँ धीरे धीरे होश आने लगा होता है, वहीं वो माला के बारे में बताकर अपनी पूरी टीम को इन्फॉर्म करने को कहकर उसको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ एड अपने फाइनल शो को शुरू करते हुए जब अपने पहले क्लियर के बारे में सबको स्पीच देने लगता है तो माला जहाँ उसे ज्वाइन करती है। वहीं वो पहले इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हुए सेनन को जहाँ बेहोश करता है, फिर सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हर भगवान में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि दुनिया में सिर्फ एक ही हकीकत है, वो है मौत। ना ही इसे कोई रोक सकता है, ना ही टाल सकता है। फिर दूसरे इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हुए जहाँ उसे पैरालाइज कर देता है, फिर सभी को समझाता है कि उसकी ये बेमिसाल रचना सभी को विश्वास दिलाएगी कि ईश्वर हमारे बीच में ही मौजूद है। और इस आखिरी रहस्य के बारे में सब जानते हैं, और ऐसा करते हुए मैं खुद ही ईश्वर बन जाऊंगा। जिसके बाद जब वो आखिरी इंजेक्शन को इंजेक्ट करने वाला होता है तो जॉन और क्रॉस वहाँ पे पहुंचकर उसके पूरे प्लान को जहाँ चौपट कर देते हैं। फिर सही टाइम पे डिप निकालने की वजह से सेनन की जान बच जाती है। वहीं क्रॉस जब उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो वो उसको और केला को दोनों को धोखा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब एलिक्स को एहसास होता है कि वो कहाँ पे जाएगा तो जब उसके घर पे पहुंचकर छानबीन करने लगते हैं तो एलिक्स जैसे उसके ऑफिस पहुंचता है। जानते हो, बहुत सारे सच छुपे हुए हैं। फिर जब उससे इंजेक्शन ड्रॉप करने को बोलता है तो वो जा उसकी कोई भी बात न मानते हुए अपने आप को इंजेक्ट करके अपनी सांसें रोक लेता है। जिसके बाद जब वो लोग उसके बॉडी को ले जाते हैं तो बॉबी जहाँ इस नज़ारे को देखकर खुश नहीं होता है। वहीं तीनों एक साथ बैठकर फिर से बातचीत करने लगते हैं तो क्रॉस जहाँ उसकी इस तरह से मौत से खफा होता है। वहीं जब जॉन उसे नसीहत देते हुए अपने आप पे काम करने को बोलता है तो उन दोनों की फिर से बहस होते हुए बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन जॉन के जाने के बाद जब केला जॉन की बात से इत्तेफाक न रखते हुए उसे जब पीटर की डिटेल पकड़ाती है तो वो जहाँ उसके बारे में पता करने के लिए निकल जाता है। वहीं इधर जब नाना किसी इवेंट में जाने की वजह से वो एल को जहाँ बुलाकर बच्चों को जहाँ फाइनल प्रैक्टिस के लिए ले जाने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स पीटर के घर पे पहुंचकर उसके बेसमेंट के अंदर घुसता है तो उसकी फैमिली के हर एक चीज की डिटेल मौजूद होती है। लेकिन जब एलेक्स सारी चीजों को फैलाकर अपने दिमाग के घोड़े को फिर से दौड़ाने की कोशिश करता है तो उसे उसका मकसद कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर डेमन के रिहर्सल में पहुंचकर जहां उनके ऊपर नजर रखे हुए होता है। वहीं इधर जब एलेक्स केला को फोन लगाकर उसके बारे में समझने की कोशिश करता है तो वो जब उसे समझाते हुए बताती है कि उसने कुछ गलत किया और अब वो चाहता है कि सब ठीक हो जाए। एलेक्स, तुम कहाँ गए? तुमने अभी जो कहा, सालों का फोकस, सालों से वो प्लानिंग करता आ रहा है, बस चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो। एलिस को जहाँ उसकी बातों से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एड अभी मरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब एड अपनी गहरी नींद से जागकर डॉक्टर का काम तमाम करने के बाद, सेनन के बारे में जानने के बाद उसके कमरे के पास पहुंचकर सबसे पहले गार्ड का काम तमाम करता है। वहीं वो उसकी माँ को चेक करने के बहाने जहाँ पर्दे के पीछे छुपाता है। So perfect. फिर उसका काम तमाम ही करने वाला होता है कि एलेक्स वहाँ पे आकर उसे रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर उसके स्कूल से निकलकर सीधे एलेक्स के घर पे जब छानबीन करने लगता है तो रेजिना उसी वक्त आकर किसी के घुसने के बारे में एहसास होता है तो वो जैसे उसे आवाज लगाकर बेसबॉल उठाने लगती है तो पीटर उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। जिसके बाद जब क्रॉस नाना को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो उनकी हालत जहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। फिर थोड़ी देर बाद जब एल नैन्सी और बच्चों के साथ वहाँ पे पहुँचती है तो एलेक्स जब बच्चों को किसी सेफ जगह पे रखने की बात कर रहा होता है तो नैन्सी उनकी बातें सुनकर उन्हें गूस क्रीक के अपने घर के बारे में बताती है। तो एलेक्स जब उनकी बात को मान जाता है तो एल्जा उनके साथ जाने का फैसला करती है। जिसके बाद जब बच्चों का सामान तैयार करके नैन्सी उसे बताती है कि वहाँ पे कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए अपने लैंडलाइन का नंबर देकर किसी भी चीज के लिए फोन करने को बोलती है। वहीं एलेक्स
के जाने से पहले उन लोगों को जहाँ पीटर की फोटो दिखाता है, फिर सभी को गुड बाय करके वहाँ से रवाना कर देता है। फिर पीटर के केस ऑफिसर से मिलते हुए जब उसके बारे में जानने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि डीएडी के साथ साथ उसकी गॉड मदर उससे मिलने के लिए आती थी। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग नैन्सी के घर पे पहुंचकर जब सेटल हो जाते हैं तो जेनी के घबराने पर जहाँ नैन्सी उसको समझाकर जहाँ उसका डर भगाती है। वहीं थोड़ी देर बाद जब एलेक्स उनसे कॉल करके सभी से बातचीत करने के बाद जब जेनी से बातचीत करता है तो वो नैन्सी की तारीफ करते हुए जब उसे ये बताती है कि परिवार प्यार से बनता है, खून से नहीं। तो उसकी बात दोहराने पर जहाँ उसे डीएडी की बात याद आ जाती है। वहीं वो जब पूरी तरह से श्योर होने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग को फिर से चेक करने के लिए जाता है तो तानिया उसे रास्ते में रोकते हुए जब उसे एड की स्क्रैप बुक दिखाती है तो एलेक्स जहाँ उसे रिक्वेस्ट करते हुए उसके स्क्रैप बुक को अभी उसके पास रखने को बोलता है। फिर घर जाकर जब डीएडी की बात को सुनता है तो उसे जहाँ नैन्सी के ऊपर शक होने लगता है। वहीं वो केस ऑफिसर को फोटो भेजकर जब उससे कंफर्म करता है तो वही पीटर की गॉड मदर निकलती है। वही दूसरी तरफ जब डेमन और जेनी लुका छिपी का खेल खेल रहे होते हैं तो डेमन जब बेसमेंट में पहुंचकर छुपने की कोशिश करता है तो गलती से फोटो से भरा हुआ बॉक्स नीचे गिर जाता है। लेकिन जब फोटो रखते वक्त वो फोटो को चेक करने लगता है तो उसे जहाँ नैन्सी की हकीकत मालूम चल जाती है। लेकिन नैन्सी के अचानक वहाँ पे दस्तक देने की वजह से वो फोटो को अपने पॉकेट के अंदर छुपा कर डिनर के लिए निकल जाता है। फिर जब एलेक्स इस बात को जानने के बाद वहाँ पे फोन करके जेनी की दवाई का बहाना बनाकर से बात कराने को बोलता है तो वो जहाँ समझ जाती है कि उसे इस बारे में मालूम चल चुका है। फिर जब एलेक्स उसे धमकी देने लगता है तो वो जेनी को अपने पास बुलाकर जेनी से बातचीत करते हुए ये समझाने की कोशिश करती है कि उसके बच्चे कितने खतरे में हैं। वहीं डेमन फोटो को निकालकर जब एल को पकड़ाता है तो उसे जहाँ नैन्सी के बारे में मालूम चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स अपने बच्चों की जान की भीख मांगने लगता है तो नैन्सी उसे जहाँ 4 घंटे का टाइम देकर उसे नियता यहाँ पर पहुँचने को बोलती है। जिसके बाद एलेक्स जॉन के पास पहुंचकर उससे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगते हुए मदद की गुहार करता है तो वो जहाँ उसकी बात को मान जाता है। हमारी फैमिली इस वक्त खतरे में है। अबे चुप हो जा, अब मुझे भी रुलाएगा क्या? फिर पूरी तैयारी करके नैन्सी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल नैन्सी के बारे में जानने के बाद उससे बातचीत करते हुए जब ड्रिंक लेने के बहाने उसे दूर करती है तो उसके ड्रिंक में नींद की गोली का पाउडर मिलाकर उसे पिलाने के बाद जब उसे नींद आ जाती है तो यह नैन्सी नाटक करने लगती है। तो एल दोनों बच्चों को लेकर जब निकलने वाली होती है तो नैन्सी उनका रास्ता रोकते हुए उसके ऊपर लेजर गन तान कर उसे बताती है कि ये उसके बारे में नहीं है, न ही ये दोनों बच्चे उसके हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर गाड़ी स्टार्ट करके जैसे निकलने वाले होते हैं कि पीटर गाड़ी पे हमला करते हुए सबसे पहले जहाँ एल को बाहर निकालता है, फिर बच्चों को डराते हुए अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और जॉन उसके घर के पास पहुंचकर अपने प्लान पे अमल करते हुए पैदल रास्ते जहाँ उसके घर की तरफ जाने लगता है। वहीं एलेक्स जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो जहाँ कपड़े उठाकर उसे कंफर्म करता है कि वो पूरी तरह से नियता आया है। वहीं जब वो अंदर जाता है तो उन्होंने डेमन और जेनी को बांध कर नीचे बैठाया होता है। वही एल को सोफे पे बैठाया होता है। फिर बंदूक के नोक पे एलिस को जहाँ उसकी जगह दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन उनकी तरफ आने लगता है तो पीटर नाइट विजन का इस्तेमाल करते हुए उसे गोली रसीद करके बेहोश कर देता है। लेकिन उसके पास जाने के बाद जब उसे लगता है कि वो मर चुका है तो वो उसकी बंदूक को लेकर घर के अंदर आकर जब सभी को बताता है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। लेकिन जब पीटर उसका काम तमामी करने वाला होता है कि नैन्सी उसकी बंदूक को लेकर उसे जहाँ हैंडगन पकड़ाती है, फिर बच्चों को लाने को कहकर पेट्रोल छिड़कते हुए जब उनमें से एक को चुनने को बोलती है तो एलेक्स खुद को आगे रखते हुए जब उसको मारने को बोलता है तो वो उसे समझाते हुए बताती है कि दर्द सहती आई, हर एक मिनट सहा, हर एक घंटे सहा, हर एक दिन, और मैं चाहती हूँ तुम भी महसूस करो।
अगर वो इनमें से एक को नहीं चुनता है तो वो दोनों को बाहर ले जाकर उन्हें आग लगा देगी। लेकिन जब पीटर उसके फैसले पे सवाल उठाने लगता है तो नैन्सी जहाँ उसे समझाने में बिजी हो जाती है कि एलिस के फैसले की वजह से ही डिएड्रे की जान गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब एलिस इस बात को सोचने लगता है कि आखिर वो उससे एक को चुनने को क्यों बोल रही है, तो उसे धीरे धीरे सोच कर ये अंदाजा हो जाता है कि डिएड्रे नहीं बल्कि पीटर ने उसको मारा था। इसलिए उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी बेटी को जेल में भिजवाया था ताकि दोनों की जान बच सके। लेकिन एलिस की गवाही की वजह से जहाँ डिएड्रे को उम्र कैद की सजा हुई थी वहीं उसने जेल में परेशान होकर अपने आप को खत्म कर लिया था। जिसके बाद जब एलिस पीटर को इस बारे में बताता है तो नैन्सी जहाँ उसे थप्पड़ मारकर चुप कराती है वहीं अपने बेटे को समझाने के बाद जैसे ही पीछे मुड़कर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली होती है कि लेकिन पीटर पे काबू पाने के बाद गन को उठाकर जब नैन्सी को पता आता है तो वो जहाँ मारे के आखिरी शब्द बताकर मैं अभी नहीं मर सकती, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। उसे बताती है कि उसके क्लियर ने उसे यही बात बताई थी। लेकिन जब एलिस उसे धमकी देता है तो वो जहाँ अपने आप को जलाकर खत्म कर लेती है वहीं इस खतरनाक मंजर का अंत हो जाता है। जिसके बाद जहाँ पीटर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है वहीं तीनों घर पे लौट जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब वो लोग एड को पूछताछ करने के लिए लाते हैं तो वो जहाँ सिर्फ एलिस से बात करने की रिक्वेस्ट करता है तो एलिस उसके पास पहुंचकर उसकी हथकड़ी खोलने के बाद जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने उसे क्यों बुलाया है। एड फैन बॉय को नाम को एक्सेप्ट करते हुए जब सारे जुर्म को कबूल करने को बोलता है तो एलिस उसके साथ माइंड गेम खेलते हुए उसे समझाता है कि वो फैन बॉय नहीं है बल्कि बॉबी रे है। उसके ऊपर एमिर को मारने का और सेनन को किडनैप करने का आरोप है। लेकिन जब एड घबराते हुए अपने हर एक जुर्म को कबूल करने को बोलता है, हर एक डिटेल साझा करने को बोलता है तो एलिस उसका प्लान समझाता है कि वो जानता है कि वो अंदर बहुत समय के लिए जा रहा है, इसलिए वो फेमस होने के लिए यहाँ पे झूठ बोल रहा है। तो एड जब अपने स्क्रैप बुक का चेक करता है तो एलेक्स उसे बताता है कि उसे लाइव आने का शौक है ना, लेकिन आज वो उसे एक लाइव दिखाएगा। जिसके बाद जब जॉन उसकी स्क्रैप बुक को दिखाकर पन्ने को फाड़ते हुए जलाते हुए जब पूरी बुक को जलाने के लिए फेंक देता है तो उसकी हालत जहाँ इस नज़ारे को देखकर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एंडरसन को मैंने मारा, डोनाल्ड क्लार्क को भी मैंने मारा। जिसके बाद जब चीफ से मिलता है तो वो उसे बताती है कि वो अब रिटायर होकर मेयर के लिए चुनाव लड़ने वाली है। वही सेटलमेंट के जरिए उन लोगों ने उसके केस को वापस ले लिया है। लेकिन जब एलिस को ये बात पसंद नहीं आती है तो वो तान्या की मदद लेते हुए उसको बुलाकर सभी के सामने माफी मांगता है। जिसके बाद जब तान्या पूरी तरह से रिकवर कर जाती है तो सभी लोग मिलकर डेमन की लाइव परफॉर्मेंस को देखने के लिए जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स फाइनली अपनी वाइफ के कब्र में जाकर जहाँ उससे गुड बाय बोलता है, फिर जान के वादे के मुताबिक साइकेट्रिस्ट के पास जाकर अपने ट्रॉमा को फेस करते हुए अपने वाइफ के बारे में बातचीत करता है। वहीं दूसरी तरफ एमिर की बहन जॉन के ऊपर गुस्सा होने की वजह से उससे जहाँ माफी मांगती है, वहीं सेनन धीरे धीरे रिकवर करते हुए जब उसकी हालत में सुधार आने लगता है तो वो अपने पेरेंट्स से सुशी खाने की रिक्वेस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ केला बॉबी को ढूंढने के बाद उससे डील करती है कि अगर वो एड के विक्टिम को ढूंढने में उनकी मदद करता है तो उसे सिर्फ 2 साल की सजा होगी। फिर जेल से आने के बाद अगर उसे एड के साथियों के राज मालूम है तो वो उसके जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। तो बॉबी जहाँ उसके डील को मान जाता है। वहीं ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।